नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल टीजीटी जो 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे और उन एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न थे उसी प्रश्न के एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि इसी बेस पर जिन बच्चों के आगे अभी आने वाले समय जिन बच्चों का पेपर है वो इसी बेस पर अपनी तैयारी कर सके। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो रिक्वेस्ट है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डेली आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो चलिए आगे की वीडियो हमारे सर कंटिन्यू करते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इस एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, एक सवाल पूछा गया, इजी क्वेश्चन ही थे, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ज़्यादा टफ नहीं थे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कुछ सवाल आए थे जो टफ थे, तो वो स्टूडेंट को याद भी नहीं रहे। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही हमेशा याद रहते हैं, इसलिए जितने आसान से क्वेश्चन मिले उन पर अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद जब पूरा पेपर कभी मिलेगा तो ज़रूर आपको सॉल्व करवाएंगे। सवाल पूछा कि 2.1 वोल्ट के सेल को 4 ओम के लोड प्रतिरोध के साथ जोड़ा तो वोल्टेज 1.8 रह गई। लोड में से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर लोड में से प्रवाहित धारा यानी अपन बात करें कि हमें लोड की करंट ज्ञात करनी है तो लोड का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। मैं इसका एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखिए, ये है मान लीजिए अपना सेल और यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा। जब ये स्विच ऑन नहीं था तब तो यहाँ पर 2.1 वोल्ट थी, लेकिन जैसे ही लोड का स्विच ऑन कर दिया तो वोल्टेज कितनी रह गई, 1.8। ध्यान रखना, ये जो वोल्टेज होती है ये हमेशा बाहर के सिरों को मिलती है, यानी हमारे प्रतिरोध को वोल्टेज कितनी मिली, 1.8 वोल्ट। इसका मान कितना है, 4 ओम। तो 1.8 का 4 में भाग दे दो, उत्तर आएगा 0.45। ये करंट का मान है। करंट 2.1 वोल्ट के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, करंट उस लोड प्रतिरोध को मिलने वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगा। ये 0.45 एम्पीयर का जो करंट है ना, वो इसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। आप आंतरिक प्रतिरोध की गणना भी इसमें कर सकते हो। अब कैसे करोगे, 2.1 वोल्ट होना था, लेकिन जैसे धारा चलने लगी तो 1.8 रहा, यानी कुल मिलाकर 0.3 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध ड्रॉप करवाता है। तो 0.3 में 0.45 का भाग देना, आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा। खैर, आपके इस क्वेश्चन का आंसर 0.45 या अगर मिली एम्पियर ऑप्शन था तो 450 मिली एम्पियर आपको इसका उत्तर करना था। साधारण सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि 1.5 वोल्ट के 20 सेल हैं। 5-5 सेल बना करके हमने सीरीज में जोड़ करके उसके 4 समांतर सर्किट बना दिए। हमें इस परिपथ से आउटपुट में कितनी वोल्ट मिलेगी। देखो, 4 बना दिए, इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 बना देते, 10 बना देते, 8 बना देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जब सीरीज में बना है तो एक की वोल्टेज कितनी है, वही आउटपुट वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि समांतर में जोड़ने के बाद वोल्टेज के मान में वृद्धि होती नहीं है। तो 1.5 वोल्ट के 5 सेल सीरीज में जोड़े हमने, 7.5 वोल्ट हो गया। एक सेट का 7.5 वोल्ट है। अब समांतर में 4 हो, 10 हो, 15 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 7.5 वोल्ट ही आपको उत्तर करना था। दोस्तों, ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर फेलियर का कारण पूछा था। ऑप्शन दिए थे मैकेनिकल स्ट्रेस और फ्लैश ओवर होना, इस तरह की चीज़ें भी थी। देखो, फ्लैश ओवर तो तब होता है जब इंसुलेटर फेल हो जाता है। इसने कारण पूछा है तो कारण है उस इंसुलेटर पर तार का जो यांत्रिक दबाव पड़ता है ना, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाता है। इसको बोलते हैं यांत्रिक प्रतिबल हिंदी में। मैकेनिकल स्ट्रेस की ओर जाना था आपको, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही इसके लिए रहेगा। फ्लैश ओवर भी होता है, मान सकते हैं, लेकिन फ्लैश ओवर तब होता है जब वो ब्रेकडाउन से ऊपर चला गया। तो फ्लैश ओवर भी क्यों हुआ था, इस मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण ही फ्लैश ओवर होता है। आगे सवाल पूछा कि समुद्र में ज्वार कब आता है। देखिए, ज्वार बोलते हैं लहरों का समुद्र से उठना और वापस समुद्र में गिरना, किनारों पर जो होता है ना, और ऐसा तब होता है जो चंद्रमा और के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो उसमें एक ऑप्शन था चंद्रमा, पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण। दूसरा ऑप्शन था सूर्य, पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण। तो सूर्य नहीं करेंगे, चंद्रमा की ओर ही जाते हैं। ये अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चंद्रमा, पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार आता है। आगे सवाल पूछा कि बस बार में क्या होना चाहिए, यानी 2 बस बार को आपस में हम जोड़ रहे थे, तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो है ना,
ये एक समान होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बस बार में समान होना चाहिए ये पूछा था। जिन दो बस बार को आप सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, तो वो दोनों बस बार जो है उसकी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी एक समान होनी चाहिए। एक ऑप्शन करंट का दिया हुआ था, तो करंट से नहीं होगा, करंट तो उस बस बार पे लोड कितना कनेक्ट हुआ उस पर डिपेंडेड होगा। आगे सवाल पूछा कि पवन चक्की क्या उत्पन्न करती है। इंग्लिश में इसको विंड मिल्स बोलते हैं, यानी वायु से चलने वाली मिलें, और ये एसी उत्पन्न करती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल पूछा फोटोवोल्टेइक सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज कौन सी होती है। तो पीवी सिस्टम जो होता है ना, फोटोवोल्टेइक सेल सोलर सिस्टम को बोलते हैं। ग्राफिक्स और पीवी की अर्रे जो होती है उनसे मिलकर बनता है। तो इनमें डीसी सप्लाई होती है, यानी फोटोवोल्टेइक में डीसी करनी थी और पवन चक्की विंड मिल्स जो है उसमें आपको एसी सप्लाई करना था। अब क्वेश्चन दोस्तों जिस तरह से स्टूडेंट को याद रहता है उसने वैसे ही बताएं। तो ये आपके सामने है, जिस तरह से हमें मिले हैं उसी तरह से आपके सामने हमने परोस दिए। गैलियम आर्सेनाइड क्या है ये पूछा, तो ये एक प्रकार का अर्धचालक यौगिक है, कंपाउंड है, मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक नहीं है, जैसा सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ना वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। तो सेमीकंडक्टर कंपाउंड करना है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं थे। खैर ऑप्शन था सुपर कंडक्टर और अचालक, ऐसे ऑप्शन थे, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर सेमीकंडक्टर कंपाउंड ऑप्शन की ओर आपको जाना था। इसमें सिंपल चीज़ें आई थी। आगे पूछा थ्री फेज लाइन में सिमेट्रिकल लॉस क्या है। देखो दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल लॉस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये लाइन की तीनों फेज आ रहे थे, मान लीजिए इन तीनों फेजों के आपस में जब यहाँ पर किसी तरह का फॉल्ट आता है, तो दूसरी बड़ी बात, लाइन में फॉल्ट तो आया लेकिन उस वजह से ये लाइन जो थी ना, ये तीनों की तीनों बैलेंस रहती है। इनमें कहीं कोई उतार चढ़ाव, कहीं कोई वेरिएशन, कहीं किसी तरह का कोई सर्ज इफेक्ट प्रभावित नहीं होता। इस चीज़ को बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो जब लाइन टू लाइन लॉस होता है तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है। हालांकि लाइन टू लाइन लॉस एसिमेट्रिकल लॉस भी होता है, क्योंकि मान लीजिए दो ही लाइनों के बीच में हुआ तो इन लाइनों में तो इफेक्ट आया ना, तीसरी पे नहीं आया, तो लाइनें अलग अलग होगी, प्रभावित होगी ना। सिमेट्रिकल लॉस में लाइन अप्रभावित रहती है। खैर ऑप्शन जो अपना है वो लाइन टू लाइन ही जाएंगे भाई। लाइन से अगर ग्राउंड के बीच होगा ना तब तो देखो लाइनें प्रभावित होगी, तो आपस में जब लाइन टू लाइन फेज होता है उसमें नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि एक सवाल था जिसमें 20% स्लिप थी, तो रोटर फ्रिक्वेंसी पूछा। मैंने बहुत बार बताया है ना, रोटर फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लिप की आधी होती है, सीधा सीधा कर दिया करो। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मूला होता है रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी सवाल में 50 हर्ट्ज होती है, तो फिर 20/100 इंटू 50 करना होता है, इसलिए सीधा सीधा उसका आधा कर दिया करो। ठीक है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर किसी सवाल में रोटर की गति पूछिए तो वो भी हो जाएगी। 20% स्लिप दिया हुआ था तो रोटर गति कितनी हो गई? 80% हो गई। अब सिंक्रोनस गति का 80% निकाल देना, रोटर गति आ जाएगी। क्या पूछा था उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आगे पूछा कि ससेप्टिबिलिटी किसका अनुपात है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन बल H जो होता है उनका अनुपात होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल का अनुपात। इस ऑप्शन की ओर आपको जाना था। अगला सवाल पूछा कि निम्न में से किस में मैग्नेट के दो पोल नहीं होते। अब जो ऑप्शन दिए थे ना वो था डाया, पेरा, फेरो और फेरी पदार्थ, ऐसे दो ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो जो डाया है ना इसमें चुंबक के पोल नहीं हो सकते भाई। जैसे इसमें जाता है ये चुंबक को नष्ट कर देता है, या एक तरह से ये चुंबक को विचुंबित करना शुरू कर देता है, तो इसमें दो पोल नहीं संभव है। बाकी ये सारे चुंबकीय पदार्थ हैं, तो चुंबकीय पदार्थों में तो मैग्नेट देखने को मिलता है, इसलिए उनमें तो पोल आपको दिखाई दे जाएंगे, पर डाया जो है उसमें आपको नहीं मिलेगा। आगे पूछा कि ज्वार से उत्पन्न बिजली कैसी होती है। देखिए ज्वार जो है ना समुद्र में, ये कभी स्थायी नहीं होते। मैंने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या को अधिक होता है, बाकी दिनों में कम रहता है। इसका मतलब बिजली भी उतार चढ़ाव वाली होगी, ये भी आपको लगातार नहीं मिल सकती ना, तो ये घातांकी ही मिलती है। घातांकी का मतलब एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, घातांकी बोलते हैं। यानी वेरिएबल रहती है, कुल मिलाकर के ये है, तो उसको क्या है कि अपन चर घातांकी बोलते हैं, यानी घातांकी रूप में ज्वार से बिजली मिलती है। अगला सवाल था कि बीजेटी के रूप में जब एक एम्पलीफायर वर्क करता है तो वो किस क्षेत्र में होता है। बीजेटी एम्पलीफायर के रूप में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब भी चलेगा तो वो एक्टिव रीजन कहलाता है, सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं। सक्रिय क्षेत्र में इसके दोनों जंक्शन जो होते हैं वो
फॉरवर्ड में होते हैं तब चलता है। आगे कहते हैं कि ये पूछा कि बाई डायरेक्शनल डिवाइस कौन सी है, मतलब द्विदिशीय युक्ति कौन सी है, और कहते हैं कि ऑप्शन था BJT, SCR, इस तरह के ऑप्शन थे। तो SCR तो सेमी कंट्रोल डिवाइस है, एक दिशीय युक्ति है। तो BJT जो है ना ये द्विदिशीय युक्ति है। वैसे तो BJT में भी है कि द्विदिशीय मतलब दोनों दिशाओं में कैसे काम करती है। वैसे तो ट्राइक जो होता है वो करता है काम, ठीक है ना। हाँ, वैसे BJT बाईपोलर होता है, वैसे तो ध्यान रखना, पर ऑप्शन ही अगर दो ही थे तो नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। द्विदिशीय जो है वो ट्राइक होती है, और वैसे BJT एक प्रकार का बाईपोलर ही है, लेकिन दोनों दिशाओं में इसलिए मानते हैं कि इसमें कलेक्टर टू एमिटर एक बार धारा जाती है और एक बार एमिटर से कलेक्टर की ओर भी आती है, क्योंकि PNP है कि NPN है, इसमें ध्यान रखना होता है, राइट भाई। NPN अगर है तो एमिटर से कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और धारा कलेक्टर से एमिटर आएगी, जबकि PNP अगर है तो एमिटर से कलेक्टर की ओर धारा जा रही है, तो दोनों दिशाओं में चल गई ना। लेकिन ऑप्शन ध्यान रखना, ट्राइक ऑप्शन है तो पहले ट्राइक की ओर ही जाना था। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि सवाल क्या था। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा ट्रांसफार्मर तेल में गुण कौन से है, तो कूलिंग और इंसुलेशन का काम करता है ट्रांसफार्मर में। एक ऑप्शन लुब्रिकेशन वाला और हो सकता है, तो वो नहीं करना था। लुब्रिकेशन का तब करते हैं जब कहीं पर रोटेटिंग पार्ट और घर्षण हो रहा होता है, तभी अपन काम में लेते हैं, तो घर्षण तो था नहीं कहीं पर। बैटरी की क्षमता पूछी थी दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है सबका सही हो गया होगा। एम्पियर आवर में होती है, AH करना था, एम्पियर इंटू घंटे। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा कि लेम्बर्ट का कोसाइन नियम यानी कोजिया नियम जो होता है वो किससे संबंधित है, तो प्रदीप्ति से संबंधित है, हम सभी जानते हैं। लेम्बर्ट का कोजिया नियम और प्रतिलोम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो भी प्रदीप्ति से ही संबंधित है, तो दोनों प्रदीप्ति के इस बारे में था। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा PMMC जो मीटर होते हैं उसमें कॉइल कैसी होती है। अब क्वेश्चन भेजने वाले ने थोड़ा अधूरा बताया भाई। अगर PMMC एमीटर के बारे में पूछा है तो मोटे तार कम टर्न की होती है, और PMMC वोल्ट मीटर के बारे में पूछा है तो पतले तार और अधिक टर्न की होती है। ये अब आप सवाल देख लेना कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कुल मिलाकर के टॉपिक सभी उठाए हैं। जैसे सवाल पूछा ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होती है तब। और अगर पावर ट्रांसफार्मर के लोड के बारे में था तो लगभग पूर्ण भार पर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भार पर था तो लगभग आधे भार पर 50% भार के आसपास होता है। ये आपके डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर भाई। अब आगे सवाल पूछा कि कैपेसिटर में एनर्जी कौन सी होती है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा या स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसी तरह से कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की PI भी पूछी थी, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो ये सेकेंडरी की पीक वोल्टेज के बराबर होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी सेकेंडरी के पीक के बराबर ही होती है। जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर फुल वेव है उसमें सेकेंडरी पीक वैल्यू के दोगुने के बराबर होती है। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा 2 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, इसकी स्पीड बताइए, तो नो डाउट 3000 RPM आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंटू 120 अपॉन पोल होते हैं फॉर्मूला। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। देखिए आसान क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। जिनर डायोड का उपयोग पूछा होगा या जिनर डायोड की बाइसिंग की कंडीशन पूछी होगी तो रिवर्स बाइस में यूज करते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग में लेते हैं। कौन सा ऑप्शन था आप उसी के हिसाब से उत्तर देख लेना। कांस्टेंट वोल्टेज लोड को प्रदान करना जिनर डायोड का पर्पज होता है। कौन सा गेट ऐसा है जो गुणक के रूप में कार्य करता है, तो A इंटू B आउटपुट जो होती है ना वो एंड गेट की होती है। एडर के रूप में पूछ लेता तो A प्लस B जो है वो और गेट का होता है। इन्वर्टर के रूप में काम पूछ लेता तो वो नोट गेट है, क्योंकि एक ही बार इसका आउटपुट होता है। अब ये सवाल पे डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह से था। रेडियन प्रति सेकंड यूनिट पूछी तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी कोणीय आवृत्ति की होती है, ओमेगा से इसको दर्शाते हैं। हाँ याद आएगा फॉर्मूला 2πf के एक बराबर होता है, राइट। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये कोणीय आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी है, 2πf के बराबर होता है। सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम पूछा भाई, तो रिचार्जेबल सेल भी बोलते हैं, स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा था ऑप्शन में अब आप अपने हिसाब से याद जरूर करना। क्राउडलिंग का कारण पूछा मोटर में। क्राउडलिंग होती क्या है, सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर चलना क्राउडलिंग कहलाता है। तो इसका काम होता है, कारण होता है मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स, जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं
वो अपोजिट टॉर्क पैदा करते हैं। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा वाट मीटर में कॉइल्स कितनी थी, तो वाट मीटर में जब सिंगल फेज 3 फेज ना लिखा हो तो 2 कॉइल होती है, एक सीसी और एक पीसी। सीसी सीरीज में जुड़ती है, पीसी पैरेलल में जुड़ती है। सीसी मोटे तार कम टर्न की होती है, पीसी पतले तार अधिक टर्न की होती है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। बस दोस्तों मुझे यही मिले हैं 29 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी पेपर के भी एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा। सेकंड पेपर का, सेकंड शिफ्ट का जल्द ही रिव्यू डाल देंगे। बस चैनल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें।